नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के एक ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में एकाएक हलचल मचा दी है, या यूं कहें कि बिना आग के धुआं उड़ाने की बेजा कोशिश कर डाली है। जी हां, दरअसल ये मामला है यूपी में नेतृत्व परिवर्तन का। आप भी चौंक गए ना? हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट की, जहां पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2024 के पहले या बाद में यूपी में नेतृत्व परिवर्तन यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को ही खतरा बता डाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि और पीएम मोदी के बाद जीत की गारंटी माने जाने वाले सबसे विश्वसनीय चेहरे पर सपा की आईटी सेल हमलावर क्यों हुई है? क्या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जितनी बार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी मंत्री से मुलाकात करेंगे, यूपी में नेतृत्व परिवर्तन का धुआं उठेगा? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। इन दिनों यूपी के डिप्टी सीएम के मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर ऐसा कौन सा दुष्प्रचार कर दिया कि इतने बड़े सवाल उठाने पर सरकार मजबूर हो गई। उप मुख्यमंत्री जी लगातार जाकर के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते रहते हैं, उतना तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं मिलते। अगर इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके कोई सवाल हो गया तो उसके ऊपर सरकार का बौखलाना इस बात का प्रमाण है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कहीं ना कहीं कुछ बात है। सरकार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में असफल है, और आज तो आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, उससे बात स्पष्ट होती है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मात्र दावे करते हैं कानून व्यवस्था के, प्रदेश के विकास के, प्रदेश के बेहतर स्थिति के, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, लेकिन न प्रदेश भ्रष्टाचार से मुक्त है, न प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, न प्रदेश का विकास हो रहा है, न सरकार के जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ को और उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। यह सरकार मात्र सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, नफरत बांट करके वोट की फसल काटने वाली सरकार है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां 2024 की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आईटी सेल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को ही खतरा बता रहे हैं। इसी विषय पर आज मेरे साथ पैनल में जुड़े हैं प्रदीप भटनागर, नेता बीजेपी हैं, अनुभवी चेहरा है। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। साथ ही साथ अशोक यादव भी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, जाने माने चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। तो सबसे पहले अशोक जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये सवाल उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में यदि आप इस तरह का सवाल करें कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर के ऊपर खतरा है, तो बड़ी बचकाना सी बात लगती है। क्या कहना है आपका? आखिर क्यों ये धुआं उठाने की कोशिश की जा रही है बिना आग के? देखिए, आप देख रहे हो कि लगातार जो केंद्र की सरकार है, जो योगी जी की सरकार है, इस सरकार में कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है। बिल्कुल सामंजस्य नहीं
सरकारों में। वहां पे आपने एक दो एग्जाम्पल से आपको मैं बताऊंगा। जो डिप्टी सीएम बनने आए थे, पीएमओ में अधिकारी थे AK शर्मा जी, और यहाँ पे क्या बन गए। और दूसरा आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर जी की ज्वाइनिंग को लेकर के माननीय योगी जी का ट्वीट नहीं आया, उनके वेलकम तक नहीं किया गया माननीय योगी जी के द्वारा, और वहां पे अमित शाह जी ने उनको डायरेक्ट वहां ज्वाइनिंग करवा दी। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा अशोक कर जी, रही हैं कि योगी जी अशोक जी, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो वेलकम जरूर हुआ। यदि आप ओम प्रकाश राजभर जी के आने पर वेलकम ट्वीट पर सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी की, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की आप बात करें तो चाचा भतीजे ही कई बार क्लियर नहीं होते, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल उठ रहा है केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच सामंजस्य की, माननीय योगी जी के कुर्सी के ऊपर सवाल उठ रहा है। लगातार जिस तरह की बातें या जिस तरह के कार्य संपादित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ले लीजिए, चाहे पुलिस अभिरक्षा में, हत्याओं में, NCRB के डेटा के हिसाब से कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, आपके जितने भी सवाल है उनका जवाब प्रदीप जी से ही ले लेते हैं। प्रदीप जी, योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में तालमेल और सामंजस्य ही नहीं है। प्रदीप जी, मेरी आवाज? जी आदरणीय प्रियंका जी, आपको और आपके चैनल के सभी कार्यकर्ता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा इनकी चीजों पर जरा मैं रोशनी डाल दूं। क्या है कि इनका काम केवल चिल्लाना है, काम करना नहीं है। मैं तो अगर इनसे सवाल पूछूं कि आपके इतने सारे विधायक जीत के आए हैं, क्या उनका आप रिपोर्ट कार्ड बता सकेंगे, उन्होंने क्या अपने विधानसभाओं में विकास करा? आप योगी आदित्यनाथ जी तक मत जाइए, आदरणीय योगी जी तक जाने के तो सबसे पहले आप ही इस सरकार के अभिन्न अंग हैं, और इस सरकार में आपके भी विधायक हैं जो अपने विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने जिले का नेतृत्व कर रहे हैं जी। क्या आप उनसे पूछिए ना क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। कोई उनके या आपके विधायकों ने कुछ विकास कराया हो तो उसका रिपोर्ट कार्ड रखिए, क्योंकि वो आप नहीं रखेंगे। ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि वो विधायक भी उसी विधानसभा में बैठते हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार चला रहे वो भी बैठते हैं। तो इसलिए आपको भी इस प्रदेश के विकास के बारे में बताने का पूर्ण अधिकार है और बताना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल। प्रदीप जी हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, यूपी की राजनीति को बारीकी से देखते हैं। बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी। दिलीप जी, समाजवादी पार्टी के ट्वीट को लेकर आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात का दावा किया है कि 2024 के पहले या बाद में कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने वाला है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए 2024 में क्या होगा ये तो ना तो समाजवादी पार्टी जानती है ना भारतीय जनता पार्टी जानती है, लेकिन जिस उद्देश्य से समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया वो उद्देश्य पूरा हो गया। उस पर बहस शुरू हो गई, उस पर चर्चाएं शुरू हो गई, तो डिबेट होने लगी। और राजनीति में ये बड़ा महत्वपूर्ण जी। राजनीति में जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो नेता को पता होता है कि स्टेटमेंट में कोई सच्चाई नहीं है, कोई बल नहीं, कोई दम नहीं, लेकिन वो स्टेटमेंट इसलिए दिया जाता है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी। समाजवादी पार्टी को समझने की जरूरत है कि योगी की और मोदी की कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बैठ रहा है तो आप उसका फायदा उठा लीजिए। आप 2024 के चुनाव में उसका उस गैप का फायदा उठा लीजिए। आपके स्टेटमेंट से कुछ नहीं बचेगा। ये लोग अपनी एनर्जी को गलत दिशा में खर्च करते हैं। समाजवादी पार्टी या विपक्ष की यही कमी है कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं तो शायद रिजल्ट निकल के आ जाए, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में लगा देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये कहता हूँ कि योगी जी और मोदी जी ने कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, सच्चाई है, ये सत्य है, लेकिन इस सत्य से आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं बैठ रहा है तो आप उसका फायदा उठा पाए तो ठीक है। आपके कहने से ना तो कोऑर्डिनेशन बैठेगा ना जनता को कोई फर्क पड़ेगा। जनता को जो चाहिए जी अशोक जी दे रहे हैं, योगी जी अलग दे रहे हैं। जी अशोक जी, दिलीप जी का भी यहाँ पर ये कहना है कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, कई बार पार्टी में ऐसी। और दूसरी बात, सबसे पहली बात तो डिप्टी सीएम यदि दिल्ली में किसी से मुलाकात करते हैं तो सीधे नेतृत्व परिवर्तन की बात कह देना बहुत ही हास्यास्पद लगता है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आपको 2024 पे फोकस करना चाहिए। अभी 35 सीटों के लेकर आपने नाम भी घोषणा की है समाजवादी पार्टी की ओर से। क्या लगता है आपको कि मुद्दों की कमी हो गई क्या कहीं? नहीं, समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों की कहीं कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा, हम चूंकि आजमगढ़ लोकसभा में मेरा घर पड़ता है, मैं यही का एक छोटा सा मुद्दा आपको बता दूं। यहाँ पे PGI बनवाए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार में,
वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, मुद्दे आपके पास होंगे, मुद्दे आपके पास होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा क्यों लेकर साथ चल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आप बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें लगा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी के और भी कामकाज होंगे? भारतीय जनता पार्टी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आपने मुद्दा पूछा, एक भी मुद्दा मुझे बताने नहीं दिया आपने। मैं वही मुद्दा बता रहा था कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा पीजीआई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाया और वहाँ पैरामेडिकल के बच्चों के लिए फैकल्टी नहीं अभी तक दे पाए माननीय योगी जी। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश की मेडिकल की। रह गई बात ट्विटर हैंडल पे फोटो लगाने की, आपने देखा होगा कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री बना के रखा गया है 2 कार्यकाल में। तो स्टूल मंत्री के मन में जो भावनाएं आ रही नहीं, लेकिन अशोक जी, यदि ये मुद्दे हैं तो आप अपने हैंडल से इन मुद्दों को उठाइए ना। आप तो नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये मुद्दे आपने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहां उठाए हैं? मैं चर्चा तो उसी पे कर रही हूँ ना, कि आपके पास तमाम मुद्दे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं। आप बीजेपी के अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है या चल रही है, नहीं चल रही है, कोई भी या अभी तक वहां से कुछ आया है नहीं, और आप धुआं उठाने में अड़े हुए हैं। देखिए जहाँ पे आग लगती है वहीं से धुआं निकलता है प्रियंका जी। और आग ऐसी लगी है बीजेपी में कि देखिए किसी तरह से लोकसभा चुनाव ये निकल जाए। वास्तव में आपने देखा, आप देखेंगे कि यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा। क्योंकि लगातार केंद्र को ये रिपोर्ट मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के साथ शोषण हो रहा है। पिछड़ों दलितों के आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है और इन्हीं पिछड़े दलितों का वोट से भारतीय जनता पार्टी सरकारें बनाती है। तो जब आप एक वर्ग के टारगेट करके उनका शोषण करेंगे, प्रदीप जी, दिक्कत तो होगी। प्रदीप जी, अशोक जी तो कह रहे हैं कि आग लगी हुई है, बाकायदा लगी हुई है। आग क्या है? आग ना इनके दिलों में लगी हुई है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, इनका माफियापन खत्म हो गया है, इनके जमीनी इंक्रोचमेंट खत्म हो गया है। आग यहाँ लगी हुई है। आग यहाँ लगी हुई है कि अब जो है कि कुर्सी क्यों नहीं मिल रही है। आग ये लगी हुई है कि प्रदेश के अंदर अब शांति क्यों है। आग यूं लगी हुई है कि प्रदेश अब विकसित क्यों होता जा रहा है। इन्हें आग यूं लगी हुई है कि अब जो है पूर्वांचल कॉरिडोर बनके जो तैयार हो गया है, अब वहां पे इंडस्ट्री कॉरिडोर क्यों बन रहा है। इन्हें आग यूं लगी हुई है कि रोहेलखंड के अंदर अब पानी 24 घंटे क्यों है, वहां पे अब अकाल क्यों नहीं पड़ता। इन्हें आग यूं लगी हुई है कि आप 112 नंबर पे फोन कीजिए, अब विद इन 3 मिनट्स पुलिस आपके यहाँ पहुंची। इन्हें ये आग लगी हुई है। ये बताइए कि आपकी जो पार्टी के अंदर चुनाव के टाइम भागने की दौड़ लगती है, आप उसे क्यों नहीं रोक पाते। पहली चीज, आप जब बीच में बोलते हैं कि आप लोगों के, आप जो है कि आपके नेताओं की कमी है, विधायकों की कमी है, आप सारे नेताओं को अपने यहाँ ले रहे हैं। अब आप बताइए कि आपके यहाँ से नेता क्यों भाग रहे हैं। जी अशोक जी, यहाँ जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बदतमीज लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लिए सदैव टीका टिप्पणी करते हैं, क्या उनके लिए कोई आप पे शब्द है? जी अशोक जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। दरअसल पार्टी के कई नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं या होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आग इस बात पर भी लगी हुई है, धुआं इसका भी उठ रहा है। देखिए प्रियंका जी, जो समाजवादी पार्टी से कूड़ा कचरा था वो भारतीय जनता पार्टी इसको लेके अपने गले लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जंग पार्टी हो गई है। क्योंकि ये जंग जो है, जितना भी पार्टियों में जंग है, कूड़ा कबाड़ा है, सारे जंग को समाहित कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इसका नाम भारतीय जंग पार्टी कहा जा रहा है। आजकल लोग इसको जंग पार्टी बोल रहे हैं, क्योंकि जितना देखेंगे आपको भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, तमाम तरह के आरोपी हो, सारे लोगों को समाहित करके उसको जो है भारतीय जनता पार्टी उनका महिमा मंडन करने में लगी हुई है। तो ये हमें समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कूड़ा कबाड़ा साफ हो जा रहा है इसी बहाने। हमें अच्छे लोग हमें चाहिए, कम लोग हों अच्छे लोग हों। कूड़ा कबाड़ा की जरूरत समाजवादी पार्टी को नहीं है। कूड़ा कबाड़ा भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो और कूड़ा कबाड़ा को अपने गले लगाए और अपना नाम बदल के भारतीय जंग पार्टी रख ले। रह गई बात अभी ये बुंदेलखंड, रोहेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 112 की बात कर रहे थे। 112 सेवा तो अखिलेश यादव जी ने लॉन्च किया था अपनी सरकार में। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। नाम दिए थे। ठीक है अशोक जी वापस आप प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कूड़ा कचरा भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। बिल्कुल। हम तो वो स्वच्छ भारत अभियान है कि कूड़ा कचरे को भी धो के पोंछ के अच्छा बना लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में हम तो कचरा ठीक कर लेते हैं, मगर आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कचरे को आज तक आप जवान उनकी बद नहीं कर पाए। क्या आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के अब तक आपसे टेप नहीं लगाई गई? तो सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा कि स्वामी प्रसाद सदैव हमारे धर्म पे क्यों टीका टिप्पणी करते हैं।
अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है तो अपना नाम क्यों नहीं वो क्रिश्चियन का कोई इंग्लिश नाम या और कोई नाम रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, दिलीप जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। दिलीप जी, आपके पास आती हूँ। 2024 की तो यहाँ पर बात ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि मजबूती मिल सके पार्टी को, और वहीं समाजवादी पार्टी भी अलग अलग मुद्दे उठा के कोशिश तो कर ही रही है कि कहीं ना कहीं 2024 में कोई ना कोई इस तरह का मुद्दा लेके आए जिससे ध्रुवीकरण हो सके, जिससे उन्हें फायदा मिल सके। आपको क्या लगता है कि इससे पहले दोनों चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही है कहीं ना कहीं फेल रही है? चाचा भतीजे पहले अलग हुए, वो मामला भी चल नहीं पाया, उसके बाद साथ आने की भी कोशिश करी, पिछला चुनाव भी इसी तरह कभी हाँ कभी ना में निकल गया। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो आगे आने वाले समय में कुछ काम आएगी समाजवादी पार्टी के? प्रियंका जी, अगर आप स्ट्रैटेजी को सत्ता की नजर से देखेंगे तो हाँ कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी फेल रही है जी। अगर आप स्ट्रैटेजी को वोट बैंक के शेयर के हिसाब से देखेंगी तो स्ट्रैटेजी फेल नहीं रही है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, भी बढ़ी पहले के कंपैरिजन। सत्ता नहीं, ये अलग बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव में पहले अपने लोगों को रोके, जिनको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। अब वो करप्ट थे, बेकार थे, गंदगी से जो भी थे, आप ही का हिस्सा थे। जब तक आपके साथ थे तब तक वो गंदे नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, गंदे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी का यही नियम लागू होता है, जब तक कोई आदमी अपोजिशन में है तब तक वो करप्ट है, बेकार है, गंदा है, देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। और जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल होता है सारे बात खत्म हो जाते हैं, तो एकदम स्वस्थ हो जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे बहुत सारे प्रदेशों की बात कर लीजिए, हर जगह यही नहीं है। लेकिन समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहावत लागू होती है कि समर्थ को नहीं दोष पूछा है, क्योंकि भाजपा इसमें समर्थ है इसलिए उसको कोई दोष नहीं है, वो और मजबूत होती जा रही है। वो गंदगी को भी साथ मिला रही है तो मजबूत होती जा रही है। लेकिन आपसे अगर गंदगी है चाहे कुछ भी टूट के जा रही है तो आप कमजोर हो रहे हैं। राजभर आपसे चले गए, जयंत चौधरी जाने की तैयारी में है, दारा सिंह चौहान ने आपको छोड़ दिया है, 4 और विधायक आपके जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आप सोचिए कि आपकी कमर कितनी कमजोर होती जा रही है। अब आपकी कमर योगी जी और मोदी जी के रिश्ते उतारने से मजबूत नहीं हो। जी अशोक जी, आप अपने ठीक है दिलीप जी, जी दिलीप जी, आपकी राय पर आपकी आइडियोलॉजी जाए, जनता को वोट करे। योगी मोदी के डिफरेंस होने से जनता आपको वोट नहीं करेगी। ठीक है जी दिलीप जी, आपकी बात पर मैं अशोक जी की राय यहाँ पे लेना चाहूंगी। अशोक जी, दिलीप जी का भी साफ कहना है जिस तरह से कि समाजवादी पार्टी में आप जैसे कूड़ा कचरा बताते हैं उसे धो पोंछ के अच्छे से साफ सुथरा करके भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट कर देती है, तो कहाँ कभी रह जाती है कि आप उन्हें कूड़ा कचरा बताते हैं और वो फिर चमक के निकलते हैं और फायदा अंत में मिलता है तो फिर दिखाई देता है। देखिए प्रियंका जी, ये कूड़े कचरे चमक के नहीं निकलते हैं समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में जाके चमक जाते हैं और चमकाया जाता है। मैं वही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जाके चमक जाते हैं। जी जी, तो आप क्यों नहीं चमका पाते, क्या कमी रह जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो चाहे दारा सिंह चौहान जी आए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी आए, जिस चीज की बात कर रहे हैं, ये लोग क्या थे? इन लोगों की हैसियत ये है कि अपने बदौलत अपनी सीट तो छोड़ दीजिए, अपनी सीट तो मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते लोग, जिला पंचायत में मतलब जिता पाएंगे लोग। लेकिन अशोक जी, यदि इतने कमजोर ये नेता होते हैं तो जब आप जोड़ते हैं, आपके साथ वो आते हैं, तब तो आप बड़ा बड़ा बखान करते हैं। देखिए, उस समय जब हमारे साथ आए थे तो ओबीसी का आंदोलन लेकर के आए थे कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का शोषण हो रहा है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। आज उनको भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का शोषण नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सवाल तो उनसे बनता है कि पिछड़ों के शोषण के नाम पे आप आए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए आप आए थे, आज क्या पिछड़ों को न्याय मिल गई है? क्या जातिगत जनगणना पे भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है? क्या 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 19,000 पिछड़ों दलितों का हक इन्होंने मारा था, क्या हुआ? ठीक है प्रदीप जी, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। आप जो अभी स्वच्छ और साफ की बात चल रही थी, थोड़ा सा बता दूं मैं कि जो चाचा जी है ना, चाचा जी याद आ गया ना आपके चाचा जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में आ गए, तो उन्हें भी हमने अच्छा स्वच्छ बना दिया था, मगर क्या करें वो रह नहीं पाए स्वच्छता में, उन्हें स्वच्छता उन्हें अच्छी नहीं लगी। पहली चीज ये तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अब 2024 के चुनाव को लेके ना इन पे कोई विषय नहीं है,
क्योंकि वो कल भी एक डिबेट पे था तो कह रहे थे जी विपक्ष पे काम ही नहीं है। लेकिन विपक्ष प्रदीप जी ये बात भी अशोक जी जो ये बात कह रहे हैं उसमें पूरी तरह से वो बात झूठ नहीं है कि तमाम नेता जब भारतीय जनता पार्टी से बाहर होते हैं तो तमाम तरह के आरोप होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही पता नहीं कौन से दूध से आप लोग उन्हें नहलाते हैं कि एकदम साफ निकल कर आ जाते हैं, छवि भी बढ़िया हो जाती है और उसके बाद नई तरह से ब्रांडिंग होने लगती है। जब तक राजभर साहब भारतीय जनता पार्टी में रहे उन्होंने किसी धर्म या जात या किसी विशेष के बारे में टीका टिप्पणी करी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जब तक भाजपा में रहे बिल्कुल साइलेंट और अनुशासन में रहे। महबूबा जी जब तक मुख्यमंत्री रही हमारे अलायंस में तब तक वो अपने मुंह में साइलेंट और टॉपी और जबड़ के नीचे दबा के रही कि देश विरोधी और देश के और हित में बात करनी, विरोध में बात नहीं करनी है। ये भाजपा की शैली है। इसी प्रकार हम जिससे है जो देश का है वो हमारा है, जो देश का नहीं है, जो प्रदेश का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। यही एक सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है कि आज राजभर जी आज जो है एक हिंदू समुदाय को टारगेट करने में लगे हैं, तो अखिलेश जी चुप क्यों हैं? आज 2024 की बात चल रही है, क्या 2024 में आपको हिंदुओं को ठीक है, तो आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन में रहते हैं तो सधे सधाए रहते हैं और उसके बाद दूसरी पार्टियों में जाके अपनी मनमानी होती जी। दिलीप जी इस पर मैं आपकी राय जी रहना है अनुशासन क्या आप बताइए, क्या आज जो है कांग्रेस के कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता, ठीक है मैं आपके पास आती हूँ, मैं जरा इस पर राय ले लूँ। दिलीप जी, दिलीप यशवर्धन जी, ठीक है प्रदीप जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पास वापस आती हूँ। दिलीप जी, प्रदीप जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है जिसकी वजह से जो नेता जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, फिर जब बाहर जाते हैं तब कूड़ा कचरा में तब्दील हो जाते हैं। ये बात प्रदीप जी तब सत्य होती जब वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में रहे होते और बाहर चले जाने के बाद कुछ भी बोलते। वो पहले कहीं और थे, इनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी ऊपर भारतीय जनता पार्टी की हुई। हर नेता पहले किसी दूसरी पार्टी में था। समाज मौर्य जी सपा बसपा में हुआ करते थे, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की उनकी अपनी अलग पार्टी है, रामचंद्र राजभर दास की अपनी अलग पार्टी है, जयंत चौधरी की अपनी अलग पार्टी है, दारा सिंह समाजवादी पार्टी की देन है। तो ये सब नेता वो हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे, जो आपके अपोनेंट थे, जिनको आप गलत कहा करते थे, फिर आपने अपने यहाँ लिया। तो जब आपके घर में आ जाएंगे तो घर में रहकर भी कोई बुराई थोड़ी करता है। तो बहुत कॉमन सी बात है, जिस पार्टी में नेता होगा उस पार्टी में रहकर पार्टी से ही बोलेगा, वरना जनता का समर्थन कैसे मिलेगा। ठीक है दिलीप जी, समय मेरे पास कम है, हमारे यहाँ तब तक कुछ नहीं बोले, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई दम नहीं। ठीक है दिलीप जी, समय मेरे पास कम है, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिस तरह से यूपी में नेतृत्व परिवर्तन का खतरा बताया गया है, मामला साफ है 2024 को लेकर तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन क्या यहाँ पर मुद्दों की कमी हो गई है या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।